हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारी वीडियो है ज्योग्राफी की, ये इसको कोई भी देख सकता है। जरूरी नहीं है कि ये यूजीसी नेट के ही बच्चे देखें। यहाँ पे जो एमए कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो आपका पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी वीडियो सबके लिए हैं। यूजीसी नेट का तो मेन है ही है यहाँ पर, लेकिन ये सारी जो भी बच्चे हैं ये सब देख सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर ज़रूर किया करें, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। पृथ्वी के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? जो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी की क्या है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस और परिधि की। ये जो आपका पार्ट होता है यहाँ पर, ये आपकी रेडियस होती है और ये जो इसकी होती है परिधि, है ना। इसकी दूरी, इसको क्या कहते हैं हम? सॉरी, केंद्र और परिधि के बीच में, ये आपका मान लो, ये आपका जो है ये क्या है? ये आपका केंद्र हो गया और ये जो आपका क्या है? ये परिधि हो गई, है ना। इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है यहाँ पर? तो ये कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या। रुको, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस और यहाँ पर हिंदी में त्रिज्या, है ना। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा पृथ्वी की संरचना है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? दो भागों में इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम पहला इसका क्या, दो भागों में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से बताया गया है। यहाँ पर पहला क्या होता है? पहला जो आपका हो जाएगा रासायनिक परतें कह सकते हैं, रासायनिक परत या फिर आधार कह सकते हैं कि इस आधार पर करेंगे। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? आंतरिक परतों के निर्माण में जो खनिज हैं ये किस तरीके से पाए जाते हैं ना, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल बेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ेंगे यांत्रिक अवस्था के आधार पर, यानी कि यांत्रिक परतों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होती है? ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं, है ना। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ से लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आए क्लियरली, है ना। अच्छा, पृथ्वी की जो हम यहाँ पे बात करें रासायनिक परतों के आधार पर, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। ये आपका होता है क्या? एक क्रस्ट बांटा गया है, दूसरा मेंटल हो गया, तीसरा क्या हो गया? हमारा कोर हो गया, है ना। अगर हम क्रस्ट की बात करें, यानी कि भूपर्पटी, तो भूपर्पटी आपका क्या है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर वाली जो लाइन है ये पूरी, है ना, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्रस्ट है जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हम लोग जिस पे रहते हैं, इससे 35 किलोमीटर अंदर तक क्या होते हैं? हमारी क्रस्ट है, ठीक है। क्या है? क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके नीचे देखें, है ना, तो नीचे हमारा क्या है? हमारा मेंटल है। क्या है? मेंटल, ठीक है। यहाँ पर यानी कि प्रवार की बात करें तो ये कहाँ तक का है? यहाँ पे 35 किलोमीटर से आगे की तरफ जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये 29 किलोमीटर तक का हमारा क्या है? प्रवाल है, यानी कि मेंटल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 29 किलोमीटर
सॉरी 2900 है यहाँ पर, सॉरी 2900 किलोमीटर तक आएंगे तो क्या मिलेगा, मेंटल होगा। और 2900 किलोमीटर से हम नीचे और अंदर की तरफ चलते आएंगे तो यहाँ पर 6371 किलोमीटर तक अगर हम अंदर आते तो क्या यहाँ पर होता है, कोर दिखता है हमें। क्या दिखता है, कोर, है ना। ये इसकी पूरी 3 भागों में हमने इसको क्या किया है, इसका डिवाइड किया है ना। चलो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में। हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे किसको, क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या है, पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर के अंदर तक जाते हैं तो क्या होता, किसे कहते हैं, इसे क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपर्पटी कहते हैं। जो यहाँ पर क्या है, अगर हम थोड़ा सा इधर बात करें, ये देखो अभी हम क्रस्ट को इसे डिफाइन करेंगे, है ना। पहले हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यांत्रिक अवस्था के आधार पर, तो ये हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है ना, जो स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल कितना है यहाँ पर, ये जो है 100 किलोमीटर, यानी कि ये ऊपर से पूरा ये जो पार्ट है ये 100 किलोमीटर तक की गहराई तक क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर इसके 100 किलोमीटर से और आगे आते हैं, 400 किलोमीटर तक आएंगे तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल, है ना। और जब और आप गहराई में आते हैं, धीरे धीरे ये गहराई आपकी आती जाती है, यहाँ पर 2900 किलोमीटर आते हैं तो यहाँ पर मध्य मंडल कहलाता है। क्या, मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर हो गया। ठीक है, जब 2900 किलोमीटर की और गहराई पर आप चलते जाते हैं अंदर की तरफ तो क्या होता है, आउटर कोर हो गया, यानी कि बाहरी कोर होता है। और जब आप और यानी कि कहाँ तक आते हैं, 5150 किलोमीटर तक, तो ये हमारा आउटर कोर कहलाता है। और जब आउटर कोर यानी कि 5150 किलोमीटर से और गहराई तक के तब जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं इनर कोर यानी कि आंतरिक कोर कहते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी की रासायनिक परतों और यांत्रिक अवस्थाओं दोनों के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे कि क्या हमारी पृथ्वी का क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके, केमिकल बेसिस पे यानी कि रासायनिक आधार पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिक आधार पर। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, यहाँ पर क्रस्ट आता है। क्या आता है, क्रस्ट आता है, भूपर्पटी आती है। अच्छा, पृथ्वी की बाहरी त्वचा इसे कहा जाता है, पृथ्वी की बाहरी त्वचा इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में की फैक्ट्स हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें ली हैं कि आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। पृथ्वी को क्या कहते हैं, यहाँ पर जब आप 35 किलोमीटर के अंतर मतलब अंदर तक जाते हैं सतह से, यानी कि यहां से आप जो है यहां से 35 किलोमीटर तक अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हमारी क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिला होता है, एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण सिलिकॉन का S और एल्यूमिनियम का I, ठीक है, Ai मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम Cr लेयर कहते हैं, है ना। इसका सिलिका का क्या है Ci और प्लस एल्यूमिनियम का Ai, इसको हम मिलाकर इसे क्या कहते हैं, इसे हम सियाल का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सियाल क्या है, थोड़ा सा सियाल के बारे में जाने कि सियाल क्या होता है। इसे क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो आधार पर बांटा गया है ना। इसकी जो अवस्थिति है इसको दो, एक हमने किस में बांटा, यहाँ पर हमने अपर क्रस्ट में बांट दिया
और दूसरा हमने यहाँ पर इसको बांट दिया, सियाल को यहाँ पे हम लिखते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको हमने यहाँ पर बांट दिया, एक हमारा अपर क्रस्ट हो गया, एक हमारा लोअर क्रस्ट हो गया, है ना, इसमें हम बांटते हैं। अब जो हमारा अपर क्रस्ट होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, ये इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.2 किलोमीटर, ठीक है इसकी। और इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें, है ना, डेंसिटी यहाँ पर लिखते चलते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये जो आयतन दिया हुआ है, पृथ्वी का आयतन, ये जो पूरी इसका दिया हुआ है, ठीक है, क्रस्ट का हम बात करेंगे तो 1% है, और जो मास है यानी कि द्रव्यमान पृथ्वी का तो 0.5% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, सियाल को दो भागों में बांटा है, एक हमने अपर क्रस्ट में बांटा है और एक हमने लोअर क्रस्ट में बांटा है। तो जो अपर क्रस्ट की थिकनेस है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है ना। रुको, चलो यहाँ पर इसको हमने दो भागों में बांटा, यहाँ पर अपर क्रस्ट और यहाँ पर लोअर क्रस्ट, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ पर थिकनेस है ये कितनी है, 0.12 किलोमीटर है, ठीक है। एक सेकंड रुको, हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर कोई और ले लेते हैं, है ना, ताकि दिखना चाहिए, विजुअल होना चाहिए चीजें। आयो कि ये सही रहेगा। चलो हाँ, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, 0.12 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है ना, तो डेंसिटी क्या है, 2.8, ये इसकी क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, अपर क्रस्ट की। लोअर क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोअर क्रस्ट में क्या है, यहाँ पर एक असंबद्धता भी है, यानी कोणार्ड असंबद्धता, लेकिन अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। चलो, ये एक लाइन है, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसकी जो आपकी थिकनेस है लोअर क्रस्ट की, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। थिकनेस ये क्या है, 12 से 35 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है ये कितनी है, यहाँ पर 3.0 है, ठीक है, ये इसकी डेंसिटी है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, हाँ जरूर क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है टॉपिक, उस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोणार्ड असंबद्धता की बात करेंगे, ये रेखा क्या होती है ना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रेखा डिसकंटिन्यूटी है ना। अब देखो यह संक्रमण परत होती है, कौन सी परत होती है, संक्रमण परत होती है, ठीक है, जो दो भौतिक गुणों वाली परतों को अलग करती है। यहाँ पर ये देखो, ये एक आपकी ये जो लाइन बनी हुई है ये कौन सी है, इसी को कोणार्ड असंबद्धता कहते हैं। ये किसको किसको, यानी कि क्रस्ट को दो भागों में बांट रही है, सियाल को दो भागों में बांट रही है, किसको, अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को, है ना। इसको ये क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो भूपर्पटी होती है, एक महासागरीय भूपर्पटी होती है ना। एक ये आपकी भूपर्पटी हो गई, एक यहाँ पर ये आपकी महासागरीय भूपर्पटी हो गई, है ना। अच्छा, पहले हम यहाँ पे महाद्वीपीय पर्पटी की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, ये जो होती है ग्रेनाइटिक चट्टान से बनी होती हैं, जो ये भूपर्पटी होती हैं, है ना, ये किससे, ये ग्रेनाइटिक चट्टान से बनी होती हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, किससे, ग्रेनाइट
ग्रेनाइटिक चट्टान, ये किससे, ग्रेनाइटिक चट्टान से बनी होती हैं, है ना। और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है इसमें, इसमें क्या होती है, सिलिका की, यानी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे CaCiAl ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी को तो मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, मोटाई कम होती है इसकी, इसकी जो ये मोटाई होती है ना, ये कम होती है ना, 5 किलोमीटर होती है, यहाँ पे देखो वो आपका है ना। और घनत्व इसका क्या होता है, अधिक होता है ना। ठीक है, सॉरी, हमने इसका महासागरीय का बता दिया। इसकी जो सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और घनत्व तो कम होता है, मोटाई ज्यादा होती है, यानी कि 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, महासागरीय भूपर्पटी की बात करेंगे। देखो ये महासागरीय भूपर्पटी है, ठीक है। ये बेसाल्टिक चट्टान से बनी होती हैं। ये किससे बनी होती हैं, ये आपकी जो बनी होती हैं बेसाल्टिक चट्टान, किससे बनी होती हैं, बेसाल्टिक चट्टान से बनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और मोटाई भी कम होती है। ठीक है, घनत्व तो अधिक होता है इसमें। ठीक है, इसमें महासागरीय भूपर्पटी में। अच्छा, जो आपका महाद्वीपीय भूपर्पटी है, यानी कि क्रस्ट है, तो उसमें क्या है, उसमें आपका ये ग्रेनाइटिक चट्टान से ये बनी होती है। और महासागरीय क्रस्ट जो है ये किससे बनी होती है, बेसाल्टिक चट्टान से बनी होती है। ठीक है, अच्छा, चलो ये हम याद कराते हैं आप लोगों को, चलते हैं। महासागरीय जो आपकी भूपर्पटी है, यानी कि क्रस्ट है, इसमें क्या होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसमें क्या होती है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, महासागरीय भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में घनत्व क्या होता है, कम होता है ना। और यहाँ पर जो महासागरीय भूपर्पटी है, क्रस्ट है, इसमें घनत्व अधिक होता है ना। अगर हम मोटाई की बात करें तो महासागर की सागरीय भूपर्पटी की मोटाई क्या होती है, कम होती है। और जो आपका महाद्वीपीय भूपर्पटी है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसकी मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलो ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये हमने इसकी बात किया, ये आपकी क्या है, ये आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट है। इसको हमने दो प्रकार में समझा क्रस्ट को, है ना। यहाँ पर ओशियोनिक क्रस्ट हो गया, महासागरीय क्रस्ट हो गया, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर चट्टान है, ये किससे बनी होती है, ग्रेनाइट से बनी होती है। और इसका जो हम डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो ये है। ठीक है, देख लो आप लोग, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। और ये किससे इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, और यहाँ पर सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि जो सिलिका की मात्रा है वो 80 से 90% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे सिलिका की मात्रा क्या होती है। यहाँ पे देखो सिलिका की मात्रा क्या है, 30 से 40 है, यानी कि कम होती है। मोटाई की बात करें तो यहाँ पर जो है मोटाई इसकी, यानी कि थिकनेस जो है, ये देखो इसी से पता चल रहा है, ये इसकी मोटाई है ना। तो इसकी जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी मोटाई ज्यादा है। ओशियानिक जो क्रस्ट है, इसकी मोटाई क्या है, कम है ना। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो ओशियन क्रस्ट है, इसकी जो है डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। ये आपकी डेंसिटी होती है, ये वाला जो पार्ट ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये इसकी डेंसिटी होती है। तो ये क्या है, इसकी डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, हाई होती है, समझ गए। तो ये मुझे लगता है कि आपका पूरा एक कवर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रवाल की, है ना। प्रवाल क्या है,
मेंटल क्या है, मेंटल का इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेंटल क्या है, पृथ्वी का मुख्य आयतन है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे ग्राफ को समझाने से पहले हम कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर दें, जिससे आप लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर होता चला जाएगा, है ना। प्रवाल 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की मोटाई को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। ये देखो, ये जो गहराई है ना, यहाँ पर कुछ की पॉइंट हमने लिखे थे, ये देखिए स्टार्ट कार्ड है ना। चलिए ये देखिए इसकी गहराई यानी कि 35 किलोमीटर है, यानी कि जो आपकी ये भूपर्पटी है, यहां से एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, यहां से आप जब ये आते हैं, ये भूपर्पटी हो गई। यहां से जब आप ये आ रहे हैं, ये क्या है, ये इसकी गहराई है ना। इसमें जब आते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रस्ट का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का 1% है, क्रस्ट का, ठीक है। क्रस्ट का द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का 0.5% है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, इसे ये क्या होती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन क्या होती है, अगर इसे डिफाइन करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे, चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, इसको क्या कहते हैं, जो लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करती है, जो लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमने वहां पे पढ़ा था ना, इसलिए इसके पिछले वाले में, यहाँ पे ये देखो, ये हमने क्रस्ट पढ़ा था, यहाँ पर ये क्रस्ट पढ़ा था, है ना। तो ये अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट आ रहा है, यही तो मेंटल हो रहा, तो ये अपर मेंटल हुआ, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये लोअर क्रस्ट है और ये अपर मेंटल है। ये वाला पार्ट क्या है, ये जो पूरा आ रहा है आपका, ये अपर मेंटल है, और ये जो पार्ट आ रहा है, ये लोअर क्रस्ट आ रहा है ना। इसको क्या करती है, अलग करती है, कौन सी, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, है ना, या रेखा कह सकते हैं, इसे अलग करती है, ठीक है। रैपिडी असंबद्धता क्या है, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी लाइन का क्या करती है भाई, ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, ये जो आपका है 35 से 700 किलोमीटर, ये ऊपर होती है, अपर, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। और जो निचली रैपिडी होती है, यहाँ पर रैपिडी असंबद्धता, तो ये क्या होती है, 700 से 29 किलोमीटर ये होती है ना। इसको हम यहाँ पर अपर क्रस्ट मेंटल को और लोअर मेंटल को यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। 29 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की परतों को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये जो 29 किलोमीटर से ये आगे की जब आप बढ़ते हैं, है ना, तो आप जब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोर, ठीक है। इसे यानी कि नाइफ की अधिक, इसमें क्या होती है, नाइफ की अधिकता पाई जाती है, NIFE की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे हम कोर को अभी जब पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कोर की, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक नाम इसका जो है सीमा है, या ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। सीमा यानी कि सीमा का SI और मैग्नीशियम का Ma लेकर इसको क्या करते हैं, इसका रासायनिक नाम है, उसको हम सीमा कहते हैं, ठीक है। आयतन की बात कर लें तो इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 83% है, सबसे विशाल परत इसे कहा जाता है ना। द्रव्यमान यानी कि इसकी मास की बात कर लेते हैं, द्रव्यमान की, ये है 68%, ठीक है। अपर मेंटल को 30 से 35 किलोमीटर में बांटा गया है, और लोअर मेंटल को
700 से 2900 किलोमीटर में बांटा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, कोर के बारे में। किसके बारे में? कोर के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे किसके बारे में? कोर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कोर को भी हम देख लेते हैं कि कोर को हम किस तरीके से देखते हैं। इसकी जो गहराई है, आगे हमने अभी पढ़ा था ना, इसकी जो गहराई है वो 29 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पर ये आपका 29 किलोमीटर आता है, और इसके बाद से यहाँ पर जो आप आते हैं आगे, तो ये जब आते हैं ये आती है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक, संरचना की बात कर ले, यहाँ पर हमने बताया आपका, जैसे यहाँ पर निकेल प्लस क्या है, फेरस आयरन हो गया, इसको मिलाकर यहाँ पर क्या होती है, नेफी हम कहते हैं, है ना, इसका रासायनिक नाम कह सकते हैं। अवस्था की बात कर लेते हैं, तो ये दो भागों में बांटी गई है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर की अगर हम बात करें तो 2900 से 5150 किलोमीटर तरल अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट होता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है 29 से ये, है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्या होती है, तरल अवस्था होती है ना, ये वाला पार्ट। और इसके बाद जो इनर कोर हमारा होता है ना, इनर कोर, तो ये क्या होता है, आंतरिक कोर, यानी कि 5150 से 6371 किलोमीटर क्या होते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट पाए जाते हैं। ये जो आपका है यहाँ पर ये सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका तरल अवस्था है, लिक्विड वाले यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, कोड क्लियर हुआ यहाँ पर। अच्छा, इस लाइन को भी कौन, यहाँ पे जो है इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है इसको आपका जो है कौन इसे अलग करती रेखा, तो यहाँ पर गुटनबर्ग हो गई, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गई। और इसको यानी कि जो अपर कोर को और इनर कोर से अलग करती है, ये कौन हो गई, लेहमन डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यूटीज यानी कि असभ्यता की बात करेंगे, परतों के बीच की सीमाएं, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो कोनार्ड हो गया, कोनार्ड जो हमारा है ये वाला पार्ट है ना, ये जो है यानी कि ये देखो पूरा, यानी कि अपर और लोअर क्रस्ट को जो बांटती है इसको क्या कहते हैं, कोनार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनार्ड, है ना। अच्छा, ये जो है कहाँ से 35 किलोमीटर तक होती है। मोहो क्या है, मोहो असभ्यता, है ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रस्ट और मेंटल को, तो ये जो आपका 35 से 700 किलोमीटर है, ये रैपिडी आपने पहले अभी पढ़ा हुआ है ना। तो ये वाली आपकी क्रस्ट और मेंटल वाली रेखा को बांटते हैं। ठीक है, इसको अलग करते हैं। अपर और लोअर मेंटल, ये जो अपर और लोअर मेंटल है यानी कि जो ये निचली क्रस्ट है और जो ऊपरी मेंटल है, इसको ये रैपिडी डिवाइड अलग करती है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, मोहो करती है, कौन करती है, मोहो। और जो रैपिडी है वो किसको कर रही है, यहाँ पर ये देखो अपर और लोअर मेंटल को, है ना, ये क्या कर रही है, अलग कर रही है। गुटनबर्ग रेखा जो है वो आपकी लोअर मेंटल और आउटर कोर को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, और ये लेहमन जो है ये आउटर कोर को और इनर कोर को अलग कर रही है, यानी कि 5150 किलोमीटर से लेकर 6300 क्या थी आपकी 61 किलोमीटर तक, यही थी ना आपकी, है ना। तो ये डाउट क्लियर हुआ आपका। हाँ
ये देखिए 61 किलोमीटर, 71 किलोमीटर है ना। डेप्थ जो यहाँ पे क्या है, ये आपका समझ में आएगा, ये इस तरीके से ये सीमाएं होती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, यानी कि यहाँ पर जब हमने बताया आपको 2 भागों में हमने बांटा हुआ था पृथ्वी को, है ना। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने केमिकल बेसिस पे किया है, यानी कि रासायनिक बेसिस पे किया है। अब हम किसके बेसिस पे करेंगे, यांत्रिक अवस्था के आधार पर, इस बेसिस पे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या आता है, स्थल मंडल आता है। क्या आता है, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर आता है, यानी ठीक है, ये आंतरिक परतें। अब यहाँ पे देखो आपका कुछ दिया हुआ है, ये जो है ये क्या है आपका लिथोस्फीयर, क्या है इसका 1000 किलोमीटर तक की गहराई, यानी कि नीचे हम जाते हैं, ठीक है। जब यांत्रिक परतों का विभाजन के आधार पर भौतिक अवस्था हो, उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक परतें कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिथोस्फीयर है तो इसके बारे में देख लेते हैं। द्रव एवं कठोर चट्टानों से बना है ये, है ना। ये किससे, ये आपकी जो है किससे बना हुआ है, दृढ़ और कठोर चट्टानों से, है ना। अच्छा, इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। यह क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी ठोस भाग में ठोस भाग से क्या करके मिलकर बना हुआ है। आपने जब देखा होगा क्रस्ट और मेंटल, इसके नीचे क्या है, ये मान लीजिए कि अपर मेंटल हो गया और ये क्या है, क्रस्ट है। अब इससे मिलकर ये बना है क्या, आपका लिथोस्फीयर बना है ना। तो ये क्या है, ये ठोस है, ये अखंड नहीं है, बल्कि ये मतलब ये क्या है, ये क्रैक नहीं है, बल्कि टुकड़ों में बटी है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये जैसे ये आपकी प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई। अगर हम बात करें प्लेटों की बात करें तो हमारी कितनी 7 बड़ी प्लेटें हैं, है ना, और 20 क्या है, छोटी प्लेटें हैं। ऐसे 20 प्लस हम कह सकते हैं, है ना। और ये क्या है, 7 जो है हमारी बड़ी प्लेटें हैं। जैसे हमारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप हो गई, है ना, अफ्रीका की प्लेटें हो गई, है ना। इस तरीके से हमारी इधर पैसिफिक की यानी कि प्रशांत महासागर की प्लेटें हो गई। तो इस तरीके से ये बड़ी बड़ी प्लेटें जो हैं ये कितने 7 बटी हुई हैं, है ना, 7 भागों में। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो ये क्या है, ये आपकी प्लेटें हैं, है ना। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ गई आपको, यानी कि सॉलिड अपर मेंटल से और क्रस्ट से ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, एस्थेनोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर में और प्लेट विवर्तनिकी की बात करेंगे। यहाँ पर पृथ्वी का इसे इंजन भी कहा जाता है, इंजन ऑफ द अर्थ कहा जाता है ना। ऐसा, इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, हीट प्लीज होती है, यानी कि उष्मा जो हीट रिलीज होती है, उष्मा उत्सर्जन होती है, मैग्मा फॉर्मेशन होती है, यानी कि मैग्मा निर्माण होता है ना। फिर यहाँ पर संवहनीय धारा होती है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर प्लेट मूवमेंट कैसे होती है ना, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर एक यहाँ पे क्लियर करते हैं। ये जो है आपका इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, जिसके कारण यहाँ की चट्टानें क्या होती हैं, ये क्या कहलाती हैं आपका जो है आपका यहाँ पे पिघलाती हैं, है ना। यहाँ की चट्टानें क्या होती हैं, पिघलती हैं और ऊपर उठने के लिए वो क्या होती हैं, ऊपर उठने की लगती हैं। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये क्या होती हैं, ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल होती हैं, ये आपका है ना। यहाँ पर संवहनीय धारा, यहाँ पर अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जब ये क्या होती हैं, यहाँ पर जब ये एक्टिव होती हैं, है ना, तो इस तरीके से क्या करती हैं, मूवमेंट करती होंगी, है ना। तो अब ये क्या होती हैं, जब ये पदार्थ क्या होते हैं, मेटेरियल्स होते हैं,
है ना, रेडियोधर्मी पदार्थ। जब ये धीरे धीरे एक्टिव होते हैं तो ये हीट रिलीज करते हैं, हीट रिलीज यानी कि उष्मा उत्सर्जन करते हैं, है ना। अब जब ये उष्मा उत्सर्जन करेंगे तो ये चट्टाने जो हैं ये क्या होंगी, ये धीरे धीरे क्या होंगी, पिघलना शुरू करेंगी, है ना। और जब ये पिघलेंगी तो ये किसमें बनेंगी, मैग्मा का निर्माण करेंगी, यानी कि लिक्विड पदार्थ बनेंगी, है ना। और जब ये मैग्मा का बनेंगी, अब ये देखो ये इस तरीके से है, ये पिघल रही है चट्टाने, है ना। जो यहाँ पे प्लेट है ये धीरे धीरे पिघल रही है, तो ये क्या कर रही है, ये मैग्मा का निर्माण कर रही है संवहनीय धारा के। अब यहाँ पर जब संवहनीय धारा यहाँ पर होगी, है ना, यानी कि कन्वेक्शन करंट्स, तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या होगा, प्लेट मूवमेंट करेंगी। और जब प्लेट मूवमेंट करती हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऊपर की ओर जो आपका मैग्मा है ये ऊपर की ओर उठना चाहता है, मतलब ऊपर की ओर क्या होता है, उभरता है, ऊपर की तरफ निकलता है ना। तो ये इस तरीके से दरारे से ऊपर आता है, ठीक है। ये आपका क्या है, दुर्बलता मंडल की बात हमने कर ली, है ना। चलो, आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है आउटर कोर क्या है ना। यहाँ पर आउटर कोर जो है पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति मानी जाती है ना। यहाँ पर पृथ्वी की संरचना, अब ये देखो यहाँ पे 3 भागों में इसको दिया गया है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रोस्फीयर, है ना, कोर। यहाँ पर ये आपका क्या है, कोर है ना। यहाँ पर पृथ्वी के 6,371 किलोमीटर गहराई परतों का एक जटिल तंत्र है जो रासायनिक रूप से सियाल, सीमा और निफे और यांत्रिक रूप से स्थेनोस्फीयर पर तैरते स्थल मंडल से बना है ना। तो ये आपका रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, है ना, कोई आपको डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम पूरी बात हमने बता दी है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कोई डाउट है, चीजें समझ में नहीं आई है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि ये चीजें मुझे नहीं समझ में आई है ना। सियाल क्या होता है, सीमा क्या है, ये चीजें हमें नहीं समझ में आई है, तो मैं आप लोगों को फिर से इस चीज को बताने की कोशिश करूंगी। आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को समझ पा रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन जरूर किया करिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि जब आपका कमेंट आता है ना। जैसे आपको पीएचडी को लेकर बहुत मुझे पता है कि डाउट है, तो पीएचडी को लेकर जो भी आपके कमेंट आते हैं उस पर मैं तुरंत वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। और मैंने कई बार लोगों से जिन्होंने भी पूछा है, मैंने बोला है कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, जिससे हम आपसे चैट पे बात कर सकें। और इससे क्या होता है कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और बेटर तरीके से, है ना। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वहां पे कमेंट का जो आप भी कमेंट कर सके, हमने वहां पे ऑप्शन छोड़ रखा है, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ये नहीं कि आप फर्जी की बातें मुझसे करने लगो, इतना टाइम तो नहीं है। लेकिन हाँ, आपके जो भी डाउट होते हैं आपके एग्जाम से लेकर, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, मैं यहाँ पर ट्राई करूंगी कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे सॉल्व कर सकूं। और हाँ, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग के जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी अपलोड करूं, टॉपिक भी अपलोड करूं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जाके उसे भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से आप लोगों से विदा लेना चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जून 2000 जो हमारा 26 है उसको हमें और बेटर तरीके से करना है। और रिजल्ट तो आ ही गया है आप लोगों का, है ना, आप लोगों ने देख भी लिया है। तो कौन क्या क्लियर किया है, तो मुझे भी भाई बता दो कि किसका क्या क्लियर हुआ है, तो मुझे भी खुशी होगी, है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें।